आज के इस वीडियो में हम आपको करवा रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वैसे तो सरल काफ़ी होता है, लेकिन ये टेंस के आधार पर बनता है। यदि टेंस आता है तो पैसिव वॉइस भी बनाना आसान होता है। अगर टेंस की अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो आप पैसिव वॉइस को भी नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना? तो किस तरह से इनको बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। ये थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। जैसे टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस 8 भागों में बनते हैं। टेंस के ऊपर जो आधारित हैं, टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस वो 8 भागों में होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 3 भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं। तो पहला तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पैसिव वॉइस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें पैसिव वॉइस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो 3 भागों में इसके पैसिव वॉइस बनते हैं। उसके बाद में चौथे भाग में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसके बाद में पैसिव वॉइस पास्ट टेंस के अंदर अगर हम बनाते हैं तो इसके भी 3 भागों में पैसिव वॉइस बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बन सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस बन सकता है और पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बन सकता है। ठीक है ना? इसमें बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इन तीनों में पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है ना? अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस के 2 भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से? एक तो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है ना? तो फ्यूचर के 2 भागों में और 3 इसके, यानी कि कुल मिला के ये कहना पड़ेगा कि 8 भागों में पैसिव वॉइस बनते हैं टेंस के अनुसार। ठीक है ना? और यूँ बनाने के लिए चाहे जितने भी बना लो। ठीक है ना? तो टेंस के आधार पर हम पैसिव वॉइस 8 भागों से बनाते हैं। बाकी मॉडल के अनुसार भी पैसिव वॉइस बनते हैं और साइक्रिया के अनुसार, जैसे मान लीजिए इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, इस तरह से भी वॉज टू, वर टू, इसमें भी पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है ना? तो आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला तो आज हम आपको केवल प्रेजेंट टेंस के 3 भागों में पैसिव वॉइस बताएंगे और ये 2 भाग अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम सभी को एक साथ बताने लग जाएंगे काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इतना बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए छोटा वीडियो बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस के ऊपर जो आधारित पैसिव वॉइस है वही 3 भागों में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 3 भागों में जो पैसिव वॉइस बनता है, तो उसमें सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना, क्या चीज है? पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये हम बनाते हैं। तो इसके लिए पैटर्न होता है तीनों का। इसके लिए तीनों का जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्ट्रक्चर यानी वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहेगा पैसिव वॉइस का? तो सबसे पहले तो सब्जेक्टिव केस नोट किया जाएगा। सब्जेक्टिव केस नोट किया जाएगा और सब्जेक्टिव केस के बाद में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज या एम या आर, और उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस हम चाहे कोई भी बनाएं, किसी भी टेंस पर बनाएं, किसी भी प्रकार का पैसिव वॉइस बनाएं, तो क्रिया जो है वो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जैसे मान लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा उसमें। ठीक है? प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, इनकी जरूरत के हिसाब से इज लगे या एम लगे या आर लगे, तो तीनों में से हम एक का यूज करते हैं। उसके बाद में प्लस में वी थर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद में हम बाय एजेंट का यूज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का, या हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। और बाय का यहाँ अर्थ होता है द्वारा, के लिए। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसमें बताने वाली बात ये है कि हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस बनाकर रखा जाएगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बनाकर रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी बनेगा।
क्या बनेगा, मी। लेकिन सीधा मी लिखा नहीं जाएगा, पैसिव वॉइस में भी इसके पहले बाय लगाना पड़ेगा। वी इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर वी लिखते हैं, वी अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, बाय अस। अगर मान लीजिए यू है, अगर यू है तो यू का बन जाएगा बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो बाय यू रह जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर ही है, अगर ही है तो बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम, तो ये बन जाएगा। और अगर मान लीजिए सी है, सी है तो इसका बन जाएगा बाय हर, ठीक है ना, बाय हर हो जाएगा। अगर ईट है तो बाय ईट हो जाएगा, बाय ईट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे है तो दे एक अनइम्पॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर लिखा भी जाए तो गलत नहीं होगा, तो हम इसको बाय देम के रूप में लिख सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो लिखिए, नहीं आवश्यक है तो मत लिखिए बाय देम, ठीक है ना। तो दे अनइम्पॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, इसको नहीं लिखना जरूरी, ठीक है ना, लिखना जरूरी नहीं है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, इससे पहले बाय लिखना पड़ेगा, यानी मेरे द्वारा। वी का बाय अस, हमारे द्वारा। यू का बाय यू, आपके द्वारा। ही का बाय हिम, उसके द्वारा। शी का बाय हर, उसके द्वारा। इट बाय इट, इसके द्वारा या उसके द्वारा। दे का बन जाएगा बाय देम, उनके द्वारा। तो इस तरह से हम जो है, अब जैसे मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। यू का सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी। इट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। इसी तरह से मान लीजिए अब जैसे आई का ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, तो बाय लगा करके फिर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, तो इधर से उधर वाले जाने और उधर से इधर वालों को याद रखें। जैसे मान लीजिए आई का बाय मी, वैसे वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, तो उसके पहले हमें बाय लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, जब वाक्य को बदलते हैं तब की बात है ये, ठीक है ना। यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, इट का बाय इट, और दे का बाय देम। इस तरह से हमें इनको लिखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। बाकी जो है हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के अनुसार ये लग जाएगा सी। जैसे मान लीजिए इज है या एम है या आर है, इन तीनों में से किसी एक, जैसे सब्जेक्ट है मान लीजिए ही सी इट है तो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगा। आई है तो एम लग जाएगा, अगर बहुवचन करता है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो आर लग जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम इनको आगे बढ़ाते हैं आज। जैसे मान लीजिए अगर हम वाक्य को अब शुरू कर रहे हैं, जैसे अगर लिखना है कि he tells you everything, he tells you everything, वह आपको सब कुछ बताता है। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस को हमें क्या करना पड़ता है, पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है ना। अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ वही रहेगा। एक्टिव वॉइस का जो इसका हिंदी में अर्थ है वही अर्थ पैसिव वॉइस का रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ लिखना उसको पैसिव में पड़ता है, और ये एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस होता है। तो ही टेल्स यू एवरीथिंग, वह आपको सब कुछ बताता है। तो अब क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ये है यू। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में इसको यू को रखा गया है। अब यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगाया जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ क्या होगा, यू आर कर दिया। और टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, ठीक है ना। तो यू आर टोल्ड, अब क्या बताना है, यू आर टोल्ड आपको बताया जाता है, ठीक है ना। एवरीथिंग, यू आर टोल्ड एवरीथिंग, यू आर टोल्ड एवरीथिंग। अब ही सीधा ही नहीं लिखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, तो उससे पहले बाय लिखना होगा, तो बाय हिम करना होगा, इस तरह से। तो यू आर टोल्ड एवरीथिंग बाय हिम, उसके द्वारा आपको सब कुछ बता दिया जाता है, ये बात है, ठीक। अब देखते हैं अगला। अगर मान लीजिए इसमें है, अगर आपका एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस में है, पॉजिटिव है, अगर आपका एक्टिव वॉइस पॉजिटिव है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनेगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर वो डब्ल्यूएस से है तो ये भी डब्ल्यूएस से ही बन जाएगा, उसी डब्ल्यूएस से बन जाएगा, ठीक है ना। बस एक जगह बदलता है थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हु होता है तो उसको बाय हु भी चेंज करके हमें लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े हमें कि मैं उसे जानता हूँ,
तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ये हो गया। अब नो एक ऐसी क्रिया है, इसमें बाय नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हो गया। अब टेंस ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ही इज, ही एक वचन है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए इज लगाया जाएगा, ही इज। अब नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन, ये हो गया नोन। अब ही इज नोन बाय मी नहीं होगा, नोन टू मी होगा, ठीक है ना। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो ही इज नोन टू मी, वह मेरे द्वारा जाना जाता है, ठीक है ना। मैं उसे जानता हूँ, आई नो ही, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरे द्वारा जाना जाता है, ऐसे। तो हिंदी तो वही रहेगी, सिर्फ लिखना ही पैसिव में पड़ता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना हो कि does she help रमेश, तो ये किसी का नाम भी लिखा है हमने, ठीक है ना। इधर ये प्रोनाउन है, इधर नाम लिख दिया, इधर नाउन आ गया, इधर प्रोनाउन आ गया। तो डज सी, तो ये प्रश्नवाचक है, तो ये थोड़ा सा इंटरोगेशन मार्क लगा देते हैं। डज सी हेल्प रमेश, क्या वह रमेश की सहायता करती है, ये वर्ड। तो अब क्या है कि हमें अगर ये एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक के साथ दिख रहा है, और इसका पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगा। अब रमेश क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है रमेश, तो इसका जो अब सूत्र के अनुसार हमें ये जो इज है, इज पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर है वो इज, एम, आर और वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं, बाय ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस तो है ही है, ये वाला एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वाक्य जो होता है वो एक्टिव वॉइस ही होता है, बस इतना देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है उसमें, ठीक है ना। तो आगे बनाते हैं, तो इज रमेश, इज रमेश, अब हेल्प का क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, इज रमेश हेल्प, क्या रमेश की सहायता की जाती है। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो लेकिन अभी हम बाय लगा करके हर लिखना होगा, सिर्फ हर लिखना नहीं है, ठीक है ना, और ये भी प्रश्नवाचक होगा। तो इज रमेश हेल्प बाय हर, क्या रमेश की उसके द्वारा मदद की जाती है, ये होगा। तो अगर एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगा। अब देखते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि वह पौधों में पानी दे रहा है, जैसे मान लीजिए वह पौधों में पानी, चलिए ये तो कंटिन्यूस में है, लेकिन हम आपको इंडेफिनिट वाले पहले बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर इसका नेगेटिव बनाना है, अब ये इंटरोगेटिव हो गया, अगर हम इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि he does not play क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ये नेगेटिव हो गया। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो अब ये नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग करने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। अब ये क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, खेल का नाम है, तो यहाँ खेल का नाम ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्रिकेट, अब क्रिकेट एक वचन है, तो इसके लिए हम इज लगाएंगे यहाँ। अब डज नहीं लगा, डज तो एक टेंस का वाक्य इसलिए लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्रिकेट अब नेगेटिव है, हमें भी पैसिव वॉइस नेगेटिव बनाना पड़ेगा। क्रिकेट इज नॉट, अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, तो ये कर दिए यहाँ प्लेड, ठीक है ना। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट नहीं खेला जाता है। अब लगाएंगे बाय लगा करके ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, तो यहाँ बाय हिम कर सकते हैं, और ये नेगेटिव था इसलिए फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता है, ये बन गया। तो इस तरह से हम क्या है कि हम पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। आगे अगले टेंस में चलते हैं। अब ये तो हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर मान लीजिए कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूस हो तो हम उसको बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं ये देखना आपको। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में दूसरा भाग है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का,
प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस, में पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वाक्य बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसी तरह से सब्जेक्टिव केस का आना जरूरी है, ठीक है ना। और इसमें आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं, यानी वर्ब प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। उसी तरह से इसमें भी आईएनजी के रूप में हम यहाँ बीइंग को देख पाएंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट लगा करके उसके बाद में इसमें भी इजेमार रहेगा, इज या एम लगाएंगे और आर लगेगा इसमें भी, लेकिन इसमें बीइंग का यूज करना है क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूस है, तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज बीइंग। अगर ये आई है तो जैसे आई एम बीइंग हो जाएगा, ही इज बीइंग, सी इज बीइंग, इट इज बीइंग, इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आर लगना है, जैसे मान लीजिए वी आर बीइंग, ठीक है ना, इस तरह से दे आर बीइंग, यू आर बीइंग, इस तरह से हमें आगे वाक्य को बनाना पड़ता है। तो इसमें से अब बीइंग जो है पर्टे के लिए लगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब बीइंग के बाद में बीइंग का मतलब है हो रहा है या जा रहा है, इस तरह से इसकी हिंदी बनती है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद में बाय लगेगा, बाय के बाद में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस। और उसके बाद में अगर कुछ है शेष को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, प्रमंशन उसको रिस्पेक्टिवली ऐड कर देते हैं। अब देखना है कि ये बनता कैसे है, इसके वाक्य किस तरीके के होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि वह पौधों में पानी दे रहा है, अब तो इसको लिखेंगे ही इज वाटरिंग वाटर। तो ये वाटर अपने आप में एक संज्ञा भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है, दोनों कार्य में एक यूज किया जाता है। तो ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स, ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स, वह पौधों में पानी दे रहा है, वह पौधों में पानी दे रहा है, ये हो गया, वह पौधों में पानी दे रहा है। इसका अब जैसे मान लीजिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब दी प्लांट्स को इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्टिव केस के रूप में इसको रखा जाएगा, ठीक है ना। तो दी प्लांट्स, तो ये हो गया दी प्लांट्स। अब प्लांट्स पौधे ये जो बहुवचन में है, फिलहाल ये बहुवचन में है तो हमें आर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि दी प्लांट्स आर, अब क्या लगाएंगे, ये क्या वाटरिंग है, तो यहाँ से पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम इसके आईएनजी का, यहाँ जो आईएनजी जुड़ा हुआ है, इस आईएनजी का हम क्या बना देते हैं, बीइंग, ये इसका बन गया बीइंग। अब वाटर है, अब बच गया आईएनजी का तो बीइंग बना दिया, लेकिन अब क्या है कि वाटर बच गया हमारे पास में, इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये बन गया वाटर्ड हो जाएगा, ये हो गया वाटर्ड। अब क्या बन गया, दी प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, पौधों में पानी दिया जा रहा है, ठीक है ना। ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स, वह पौधों में पानी दे रहा है, या पौधों में सिंचाई कर रहा है, वह पौधों को पानी दे रहा है। तो दी प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, पौधों में पानी दिया जा रहा है, किसके द्वारा, अब ही बाय ही तो लिखा नहीं जाएगा, बाय हिम करना है, ठीक है ना, बाय हिम। तो ये बन गया। तो ये पॉजिटिव होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस भी एफर्मेटिव बनेगा। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस बनता, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। ये अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव। ये अपने वाले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से ये पैसिव एक्टिव वॉइस बनेगा। ये इसका प्रश्न इसके टेंस के हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ये प्रश्नवाचक, और ये बनेगा पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक, इस तरह से, ठीक है ना। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना है, अब जैसे मान लीजिए प्रश्नवाचक है, आर यू ब्रिंगिंग सम बुक्स, क्या तुम किताबें ला रहे हो,
अब ये क्या तुम किताबें ला रहे हो, तो क्या स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाता है, तो उसका जो प्रश्न है हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। क्या वाला शब्द वाक्य के बीच में आता है ना, तो व्हाट से बनेगा फिर वो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आर यू ब्रिंगिंग सम बुक्स, क्या आप कुछ किताबें ला रहे हैं, क्या तुम कुछ किताबें ला रहे हो। तो अब यहाँ से सम बुक्स, ठीक है ना, ये डिटर्मिनर हो गया और ये आपका नाउन हो गया, तो डिटर्मिनर साथ में आ जाएगा क्योंकि ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है। तो सम बुक्स, तो लेकिन सम बुक्स को हम यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन हमें सहायक क्रिया पहले डालनी पड़ेगी पैसिव वॉइस वाली, ठीक है ना। तो सम बुक्स, तो सम बुक्स ये भी बहुवचन में है, तो यहाँ यू भी बहुवचन में है, तो ये सम बुक्स ये भी बहुवचन में है, तो इसकी भी सहायक क्रिया जो है वो आर ही लगेगी, ठीक है ना। तो आर, ये आर नहीं है, उस वाली आर है, ये ध्यान रखना हमारा, ठीक है ना। आर सम बुक्स, अब क्या है, कंटिन्यूस है तो इसकी आईएनजी है, ये आईएनजी इसकी बीइंग बना देते हैं यहाँ, ठीक है ना। ये एक समझाने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। और वैसे आईएनजी का कोई बीइंग नहीं बनता, लेकिन लगता है ये, ठीक है ना। वैसे इसमें बीइंग लगाना जरूरी होता है कंटिन्यूस में, ठीक है। तो यहाँ एक समझाने का तरीका है कि इस आईएनजी का हमने बीइंग बना दिया, फिर बच गया ब्रिंग, ये वर्ब फर्स्ट है। अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ब्रॉट, तो यहाँ लगा देते हैं ब्रॉट। तो आपको बहुत सारी क्रियाएं याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसका क्या बनता है, फोर्थ फॉर्म भी क्या होता है, और फिफ्थ फॉर्म भी क्या बनता है, कैसे बनता है, ये आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आर सम बुक्स बीइंग ब्रॉट, क्या कुछ किताबें लाई जा रही है, लाई जा रही है। अब यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो इसे यहाँ लगाएंगे बाय यू, तो यहाँ लगा दिया बाय यू, और ये प्रश्नवाचक है तो यहाँ भी प्रश्नवाचक लग जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस अगर आपका प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगा, ये ध्यान रखना है। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से। और अगर ये नेगेटिव होगा तो आपको भी ये नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि, अगर हम लिखते हैं यहाँ नेगेटिव में कि they are not playing, they are not playing football, they are not playing football in the field, they are not playing football in the field, वे फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, ये बन गया। अब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखेंगे, तो फुटबॉल का सब्जेक्ट फुटबॉल ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ लिखिएगा फुटबॉल, तो ये हो गया फुटबॉल एक वचन में है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव है, तो फुटबॉल एक वचन में है तो इज लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये दे, तो ये बहुवचन में था तो आर लगा था, अब फुटबॉल एक वचन में पैसिव वॉइस बन रहा है इसका, तो फुटबॉल इज। अब यहाँ आर नॉट है, इसके टेंस एक्टिव वॉइस अगर आर नॉट है तो पैसिव वॉइस इज नॉट, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब आईएनजी है, इसमें आईएनजी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म हमें देखना पड़ेगा, प्लेड होता है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेड, तो ये बन गया। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड, यहाँ क्या है, इसकी हिंदी क्या बनती है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, वे फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड, फुटबॉल नहीं खेला जा रहा है, ठीक है ना, ये बन गया। अब किसके द्वारा, तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये अनइम्पॉर्टेंट होता है, इसको बाइडेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बाइडेन कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ये नहीं कि वो गलत हो गया, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लिखे तो छोड़े तो छोड़ा जा सकता है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, बाइडेन मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया कंटिन्यूस वाला। तो अब जैसे मान लीजिए, तो और भी अगर मान लीजिए इस तरह के वाक्य बनाने हो तो आईएनजी का जो है यहाँ देख लेना जरूरी होता है, आईएनजी है तो यहाँ बीइंग लग जाएगा, और जो वर्ब फर्स्ट है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट में ही आईएनजी लगता है, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में कभी आईएनजी लगता ही नहीं है, चाहे वो कोई सा भी टेंस क्यों नहीं हो, ठीक है ना। इंग्लिश के किसी भी ग्राउंड में सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगा बेस्ट फॉर्म में, ठीक है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे वाले टेंस पे पहुँचते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम ज़्यादा बताने लग जाएंगे तो इसका जो वीडियो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए कुछ छोटे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्टली। तो अब जो है तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या किस तरह से रहेगा? इसका जो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले तो उसी तरह से सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ। सब्जेक्टिव केस अगर एक वचन में है तो हैज लगेगा, ठीक है ना। और अगर ये सब्जेक्टिव केस आपका प्लूरल में है तो हैव लगेगा, तो हैव लग गया। अब इसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हैज बीन, हैव बीन, और इसके बीन के बाद में हमें वर्ब थर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट होगा तो भी आपको बीन लगाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो भी आपको बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनता है तो आपको बीन का यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाइएगा, हैज बीन हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव बीन कीजिएगा, और आगे थर्ड फॉर्म जो वाक्य में है वो उसका थर्ड फॉर्म ही काम में आ जाएगा। और उसके बाद में बाय लगा करके आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नोट करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्टिव केस है, ये शॉर्टली मैंने किया है, ठीक है ना। और ये अगर पॉजिटिव है तो आपको भी पैसिव वॉइस पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसका जो आज का हम देखिए अगला पहला सेंटेंस देख लीजिए इसका। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि हरी हैज सोल्ड हिज हाउस। हरी ने अपना घर बेच दिया है, हरी ने अपना घर बेच दिया है, हरी हैज सोल्ड हिज हाउस, ये बन गए। अब क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल हाउस को नहीं लेना है, हिज को भी साथ में लेना है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले जो लगा हुआ है ये संबंधवाचक है, इसको साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संबंधवाचक विशेषण है ये। तो हिज हाउस, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सबसे पहले पहला अक्षर जो कैपिटलाइज कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? हिज हाउस, हाउस को क्या हुआ? बेचा गया है, तो हाउस भी एक वचन में है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। तो इस हैज के बाद में अब क्या करना है? बीन का प्रयोग करना है, तो ये लगा दिया बीन, ठीक है ना। तो हिज हाउस हैज बीन सोल्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म था, तो इसका सोल्ड का सोल्ड ही रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी सोल्ड है, यहाँ भी सोल्ड है, ये परफेक्ट है, और ये आपका पैसिव वॉइस है, इसलिए पैसिव वॉइस में प्रत्येक में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और परफेक्ट में इसमें सोल्ड का यूज हुआ है थर्ड फॉर्म में। तो हैज हिज हाउस हैज बीन सोल्ड, उसका घर जो है बेचा जा चुका है। किसके द्वारा? बेचने वाला कौन है? हरि का ही घर है, तो हरि ही बेचेगा ना, तो बाय हरि। तो हरि का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हरि ही रह जाएगा, ठीक है ना। ये बाय हरि करके फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है, ये बन गया। हिज हाउस हैज बीन सोल्ड बाय हरि, तो ये हुआ। अगर मान लीजिए इसका हमें लिखना है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, जैसे मान लीजिए लिखना है, तो पुलिस कभी एक वचन तो होती नहीं है, पुलिस भी बहुवचन होती है, तो दी पुलिस। तो ये सब्जेक्ट को पहचाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नाम से ही पता चल जाते हैं बहुवचन में, ठीक है ना। जैसे पीपल लिखेंगे तो पीपल अपने आप में बहुवचन है, लोग तो ये अपने आप में बहुवचन है, हम तुम सब सभी तो लोग ही तो है, और क्या। तो दी पुलिस हैव caught the thief, ये हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, ये बन गया। तो अब चोर यहाँ है, तो ये जो दी थीफ ये भी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ नोट होता, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आए, मेन वर्ब से पहले नोट आए हैं, हम पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब से पहले नोट का यूज कर सकते हैं। तो दी थीफ, तो दी थीफ, अब थीफ एक वचन में है, पुलिस बहुवचन में थी तो हैव लगा था, थीफ एक वचन में है तो इसमें क्या लगेगा? हैज, और ये परफेक्ट है इसलिए इसमें बीन का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। बीन कॉट अपने आप में थर्ड फॉर्म है, ये हो गया कॉट। द थीफ हैज बीन कॉट, चोर को पकड़ लिया गया है, चोर पकड़ा जा चुका है, किसके द्वारा? बाय द पुलिस।
तो यहाँ चोर पकड़ा जा चुका है, ऐसे भी पता चल रहा है, पकड़ने का काम कौन करेगा, सब तो ही पता चल रहा है कि ये तो पुलिस का काम है, ठीक है ना। फिर भी लिखना जरूरी है, बाय दी थिफ, बाय दी पुलिस, ये बाय दी पुलिस हो गई। तो थिफ को पकड़ा गया है, तो दी थिफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया है, चोर पकड़ा जा चुका है पुलिस के द्वारा, ये हो गया, ठीक है ना। तो अगला देखिए, अगर मान लीजिए नेगेटिव बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि आई हैव नॉट वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, मैंने इस मूवी को नहीं देखा है, ये नेगेटिव है। नॉट का प्रयोग करोगे तो नॉट नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। नकारता वाक्य का यहाँ से पता चल रहा है आपको। और भी वैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कई तो सेमी नेगेटिव होते हैं और कई अपने आप में नेगेटिव होते हैं और पता भी नहीं चलता उसका कि केवल नोट लगने से वाक्य नकारता बने, ऐसा नहीं है। नोट के बिना भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके लगने से वाक्य अपने आप में नेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको कभी वीडियो में बताता आगे चलूँगा, ठीक है ना। देखिए, आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, मैंने इस मूवी को नहीं देखा है। तो दिस मूवी, ठीक है ना, यहाँ ये दिस मूवी जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ का, ठीक है ना। तो दिस मूवी, दिस मूवी, और तो मूवी एक वचन है तो यहाँ क्या लगेगा, हैज, ये लगा दिया हैज। अब नॉट लग जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। अब बिन लगाना है, ये लग गया बिन, ठीक है ना। अब ये बिन भी लग गया है, तो दिस मूवी हैज नॉट बीन। अब नोट कहाँ लगेगा, हैज के और बिन के बीच में नोट लगेगा, ये नहीं कि हैज बिन नोट कर दिया तो बाकी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिन के और हैज के बीच में नोट लगता है। जैसे अब हैव के और वर्ब के बीच में यहाँ नोट था, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, तो बिन लगेगा तो हैज के और बाद और बिन से पहले नोट का यूज किया जाएगा। दिस मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड, इस मूवी को देखा नहीं गया है, ठीक है ना। देखा नहीं गया है किसके द्वारा, बाय, बाय लगा करके आप लिखिएगा मी, सीधा ही मी नहीं लिखना है आपको, बाय लगा कर ही मी लिखना है, बाय मी, मेरे द्वारा इस मूवी को नहीं देखा गया है। दिस मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय मी, तो ये नेगेटिव था। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम इसको प्रश्नवाचक के रूप में देखें, तो अगर ये प्रश्नवाचक होगा तो हैव को पहले डालना पड़ेगा। इसमें एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक में हैव आई, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा तो ये भी हैज दिस मूवी ऐसे हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो अब मान लीजिए कुछ ये तो हो गया, ठीक है, अलग अलग टेंसों में मैंने आपको बताया है, तो ये बन गया इसका। अब जैसे WS से मान लीजिए हम, अब जैसे आपको तीनों टेंस बताया जा चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें बता दिए गए हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी बता दिए हैं पैसिव वॉइस, और प्रेजेंट परफेक्ट के भी बता दिए गए हैं पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों ही बता दिए गए हैं। अब क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि अब हमें एक वाक्य में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि वाई आर यू कॉलिंग दी सर्वेंट, वाई आर यू कॉलिंग, why are you calling the servant, calling the servant। तो ये प्रश्नवाचक कौन सा है, ये आपका कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव है ये। वाई क्यों, वाई आर यू कॉलिंग दी सर्वेंट, आप सेवक को क्यों बुला रहे हैं, आप सेवक को क्यों बुला रहे हैं। आप जैसे ये सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकर, लेकिन नौकर को नौकर नहीं कहा जाएगा, सेवक है, वो सेवा करता है, ठीक है ना। नौकर किसी का नहीं होता वो, ठीक है, वो सेवक है, सभी की सेवा करता है, तो सेवा करने वाला सर्वेंट कहलाएगा, ठीक है। तो वाई आर यू कॉलिंग दी सर्वेंट, आप सेवक को क्यों बुला रहे हैं, ये हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस अगर WS से है, एक्टिव वॉइस अगर WS वाले शब्द से है, तो पैसिव वॉइस भी WS से, उसी WS से बन जाएगा, वाई का वाई से ही बन जाएगा। तो अब हमें इसको सब्जेक्ट में रखना है, इसको सब्जेक्ट में रखना है। तो दिस सर्वेंट यानी कि जो सेवक है वो एक वचन है, सर्वेंट एक वचन में है, तो यहाँ क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टेंस के अनुसार, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो वाई इज द सर्वेंट, वाई इज द सर्वेंट, तो सर्वेंट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले डब्ल्यू वाला वर्ड लगेगा, ठीक है ना। तो ये सर्वेंट, यहाँ ये हो गया सर्वेंट, ठीक है ना। तो वाई इज द सर्वेंट, अब आईएनजी है तो यहाँ क्या लग जाएगा, बीइंग, जैसे अभी बताया गया आपको, बीइंग लग गया। अब कोल्ड का क्या होगा, कोल्ड थर्ड फॉर्म में इसको लगाना है, तो ईडी लगाने से लगभग वर्ब में ईडी लगाने से वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, सभी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वाई इज दिस सर्वेंट बीइंग कॉल्ड, सेवक को क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, आपके द्वारा। तो यहाँ यू है तो यहाँ बाय यू लगाना है, तो यू इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, यहाँ पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इसको रखा जाएगा, तो बाय यू हो जाएगा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लग जाएगा। तो इस तरह से व्हाई इज दिस सर्वेंट बीइंग कॉल्ड बाय यू, आपके द्वारा सर्वेंट को क्यों बुलाया जा रहा है, ये बन गया। अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम इस तरह से समझे कि रिचा इज रिसाइटिंग द भजन ऑफ कबीर, ठीक है ना, तो रिचा इज reciting the भजन of कबीर, तो ये है आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो रिचा इज रिसाइटिंग द भजन ऑफ कबीर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो ये थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे अगर इस तरह से आ जाए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, अगर आपको याद है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और उससे पहले कि आपको टेंस की भी आवश्यकता होगी, टेंस को जानना जरूरी है। अगर आप वाक्य को नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा टेंस में है, तो आप पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो रिचा इज रिसाइटिंग द भजन ऑफ कबीर, रिचा कबीर के भजन सुना रही है। रिसाइटिंग क्या होता है, सुनाना, तो रिचा इज रिसाइटिंग द भजन ऑफ कबीर, रिचा कबीर के भजन सुना रही है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव केस रखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस के तौर पर। तो दी भजन ऑफ, भजन किसके हैं, कबीर के, तो यहाँ कबीर पे लिखिएगा, दी भजन ऑफ कबीर। अब क्या करना है, इज, ठीक है ना, भजन एक वचन में है तो हम इज लगाएंगे। अब ये आईएनजी वर्ब यहाँ का जो है, इसमें हम इसका बिंग बना देंगे, तो आईएनजी का बिंग बना देंगे, और रिसाइट का क्या होगा, रिसाइटेड, रिसाइट का रिसाइटेड हो जाएगा, ये हो गया रिसाइटेड, ठीक है, रिसाइटेड हो गया। द भजन ऑफ कबीर इज बीइंग रिसाइटेड बाय रिचा। अब यहाँ बाय लगाएंगे, और ये बाय लगा दिया, उसके बाद में रिचा लिखेंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से रिचा कर दिया, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में था। द भजन ऑफ कबीर इज बीइंग रिसाइटेड बाय टीचर, टीचर के द्वारा कबीर के भजन सुनाए जा रहे हैं, तो ये हो गया। तो इस तरह से आज का एक छोटा सा वीडियो था, बहुत बड़ा वीडियो तो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ा देते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आजकल पूरा पढ़ने का मन किसी का भी इतना लंबा मन नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा देख करके वो उब जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारा वीडियो है ये हम छोटे ही बनाना पसंद करते हैं, छोटा वीडियो है, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है ना। तो आप देखते रहिएगा इस तरह का वीडियो आगे भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।